ठीक है, तो गाइस अब हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर्स एंड 3D। ये मैं पूरा टारगेट रहेगा कि इस मंथ थोड़ी सी ज्यादा क्लासेस लगाकर इसे हम कंप्लीट करें। ये हो जाता है तो फिर समझ जाओ कि जनवरी फरवरी में हमारे पास अच्छा खासा टाइम मिलेगा बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने का। ठीक है, हाँ निकेत बोलिए। ओके, तो फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। आप लोगों ने बेसिक आइडिया ऑफ वेक्टर्स तो आई बिलीव यहाँ पे हर स्टूडेंट को होता है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग कहीं ना कहीं वेक्टर्स पढ़े हुए रहते हैं, राइट। अनिकेत, लास्ट टाइम आई थिंक ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन सुनील सर ने डाल दिए थे गलती से। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया था, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, और वो नहीं होगा इस बार। ठीक है, अच्छा, रिगार्डिंग सिलेबस से क्या रिमूव किया है वेक्टर्स से, तो जिनके पास पुराना बुक है ना एनसीईआरटी का, उसमें से तो कुछ नहीं हटाया। जैसे मेरे पास जो ऑनलाइन पीडीएफ है, उस ऑनलाइन पीडीएफ से कुछ नहीं हटाया है। बाकी यहां से आई थिंक कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सिर्फ उसे रिमूव किया गया। तो आप ये मान के चल सकते हो कि एनसीईआरटी से शायद ही कुछ हटा हुआ है इसमें से। ठीक है, दिस हैज बीन रिमूव्ड। तो यहाँ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो वेक्टर्स एंड 3D 5% 5%, मतलब कि पूरे पेपर का 10% क्वेश्चन जो रहता है वो वेक्टर्स और 3D से आता है। अगेन अगर हम बात करें बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेक्टर्स इज, जिसको वेक्टर्स अच्छे से नहीं समझ में आएगा ना, उसको 3D नहीं समझ में आएगा, एकदम क्लियर कट ध्यान में रखो। तो वेक्टर्स अच्छे से समझ में आया तभी 3D हो पाएगा, और वेक्टर्स और 3D मिलाकर एक अच्छा खासा वेटेज होता है। मतलब मानकर चलो कि वी कैन एक्सपेक्ट रफली अराउंड 12 मार्क्स के आसपास रहेगा। ठीक है, 12 मार्क्स में मिनिमम बोल रहा हूँ, तो श्योर शॉट आएगा, ज्यादा भी आ सकता है। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एंड इसके क्वेश्चंस 3D के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल रहते हैं। वेक्टर्स वाला कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स में अच्छे से कर रखा है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इट विल बी मोर ऑफ अ रिवीजन। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स देन। सो वेक्टर्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिमूव किया गया है, फर्स्ट चीज। उसके बाद अब जल्दी से कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी, गाइस स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जल्दी से कोई बता दो। आज प्रत्युष ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा तो डांट सुनेगा, इतना गुस्सा हूं उस पर अभी मैं। सो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, या कह सकते हो डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि स्पीड हो गया या डिस्टेंस हो गया, राइट, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये चीजें हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी वैल्यू होती है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको आता है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? अब जनरली यहाँ पे लोगों का आंसर होता है कि सर वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं, ये फाइल में आफ्टर द क्लास सेंड कर दूंगा, तो ट्राई टू फोकस है। मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन रहता है, और साथ ही साथ एंड ऑल्सो फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब यहां पे एक छोटी सी चीज, जनरली लोग कहते हैं कि सर वेक्टर वो होता है जो जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, राइट। बट ऐसे केसेस में तो फिर हम बात कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स में आप करंट पढ़ते हो, करंट का मैग्नीट्यूड रहता है, उसका डायरेक्शन भी रहता है, कि हम कंसीडर करते हैं कि जो करंट फ्लो होता है दैट इज अपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो उस केस में बट हम करंट को एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, राइट? तो तीन चीजें होती है जो आप एक नंबर में अगर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में जरूर ये चीज लिखिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। ये चीज मिस मत कीजिएगा, ये इसी पे ना आधा नंबर रहता है, बहुत बच्चे ये मिस आउट कर जाते हैं और वहीं पे वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? छोटी सी चीज है, बस बेसिक डेफिनेशन आप सबको पता होगा। अंकित क्या कर रहे हो भाई? स्क्रीन पे दिखता है सबको कि कौन कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि नोटेशन एंड representation of vectors, notation and representation of vectors, ठीक है? हम वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? वो वाली चीज। तो अब जैसे कि हमारे पास इसके लिए हम थोड़ा सा एक दो छोटी मोटी चीज जो है सीख सकते हैं या हमें समझना है सबसे पहले, दैट इज व्हाट इज अ डायरेक्टेड लाइन, ठीक है? व्हाट इज अ डायरेक्टेड लाइन एंड व्हाट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन क्या होता है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन और लाइन सेगमेंट तो सबको पता रहता है, तो ये पूरा खेल जो होगा कि डायरेक्टेड वर्ड आया है तो उसके कारण हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट? तो देखिए लाइन, देखो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये लाइन जो है, लाइन में क्या होता है कि उसके एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते। लाइन के एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं हो सकते, आप उसको दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। अब इस लाइन में अगर हम ये ऐसे एक डायरेक्शन लगा दें, इस लाइन में हम ऐसे एक डायरेक्शन लगा दें, ठीक है? तो एक लाइन जिसका डायरेक्शन दिख रहा है, जिस पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया गया है, उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन। अब ये एरो या तो इस तरीके से हो सकता था, ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर यही एरो नीचे की तरफ हो सकता था, जहां पे ये नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? तो ये दोनों तो क्लियरली दिख रहा है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, उसके ऊपर एरो बनाया हुआ है। अब एरो अपसाइड एरो हो सकता था, डाउन साइड एरो हो सकता था, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन, ठीक है? इसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन, ठीक है? ये दोनों एग्जांपल्स हो सकते हैं डायरेक्टेड लाइन का, ओके? अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, आई बिलीव अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन प्रेजेंट हो। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट और लाइन में बेसिक अंतर ये है कि लाइन में एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। तो अगर मैं इस लाइन सेगमेंट में मान लो यहां से लेके यहां तक कट कर देता हूं या फिर मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है? ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये ए है, ये बी है, और ये मैंने लाइन सेगमेंट फिक्स कर दिया ए से लेके बी तक। और फिर मैं यहाँ पे डायरेक्शन लगा रहा हूँ, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मान लो अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। तो देन दिस बिकम्स अ सिनेरियो ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ओके? जहां भी नहीं समझ में आएगा प्लीज इंस्टेंटली पूछिएगा। अनिकेत थोड़ी देर में वो डिस्कस कर लेते हैं, अगर वैसा है तो फिर सुनील सर से मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज करवा लेंगे, ठीक है? हाँ प्रत्युष, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एंड डायरेक्टेड लाइन के बीच में आइडिया क्लियर है आप सबको? जल्दी से यस पे क्लिक कर दो अगर क्लियर है तो। इज इट क्लियर एवरीवन? आदित्य, अदनान, अमाम, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हुई हैं जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं? बस
वेक्टर क्या होता है, टेस्ट के बारे में अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा वेक्टर्स के अंदर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ा कि डायरेक्टेड लाइन और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब देखो वेक्टर जैसे कि पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है और उसमें होता है हमारा डायरेक्शन। अब जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चाहिए होता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चाहिए होता है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब जैसे आप यहां देखो, ये मेरा वेक्टर है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसके मेरे को एंड पॉइंट्स पता है, इसके मेरे को डायरेक्शन पता है। तो ये इसको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, या दिस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। दिस कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का तो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट अभी जैसे कि ऊपर हो गया ए बी, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, और हमारा जो डायरेक्शन है वो ए से लेके बी के तरफ है। जो हमारा डायरेक्शन है वो ए से लेके बी के तरफ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ए बी लिखते हैं और उसके ऊपर ये छोटा सा एरो बनाते हैं। ए बी लिखते हैं और इसके ऊपर छोटा सा एरो बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट अ वेक्टर। किसी को अगर ये जैसे अभी लिखा है ना स्क्रीन पे ए बी और उसके ऊपर अगर छोटा सा एरो बना हुआ है, तो उस केस में आपको पता चलना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर ए बी। वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर ए बी, ठीक है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है इसमें, इसमें साथ में ये पता चलता है कि जो ए है वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, जिसको हेड टेल भी कहते हैं कई कई कुछ बुक्स में। और फिर आया बी, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट होता है या टर्मिनल पॉइंट बोल लो, ठीक है। फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि हम ए के बाद बी लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन भी क्लियर हो जाता है। यहां पे डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। यहां से हमको लिखने के तरीके से हमारा डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि इट इज फ्रॉम ए टू बी, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर, इसमें क्या अंतर है, तो दोनों का हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का डिस्कशन अभी कर लेते हैं, बट दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का लेंथ मान लो, ठीक है। तो दोनों का लेंथ सेम होगा, ए बी वेक्टर हो या बी ए वेक्टर हो, दोनों का लेंथ सेम होगा, बट their directions will be opposite to each other. But their directions will be opposite to each other. Will be opposite to each other. ठीक है। ऐसा क्यों भाई साहब, क्योंकि जब हम ए बी लिख रहे हैं तो डायरेक्शन ए से बी के तरफ है, और जब हम बी ए वेक्टर लिख रहे हैं तो डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, ओके। इसलिए नेक्स्ट मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसको आप कुछ जगहों पे मॉड्यूलस भी लिखा हुआ देख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड फॉर अ वेक्टर फॉर दिस, ये लिखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर अ वेक्टर ए बी, इट्स मॉड्यूलस इज represented as, its modulus is represented
या तो हम सिंपली ए बी लिख देते हैं कहीं कहीं पे, या फिर और ए बी यहां पे मॉड का साइन लगा देते हैं, ठीक है, मॉड का साइन लगा देते हैं। क्लियर? तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लो वो वेक्टर है 5 यूनिट का और उसका डायरेक्शन था नॉर्थ की तरफ, तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 यूनिट्स, राइट? मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीजें भी हम अभी देखेंगे। फिलहाल मैग्नीट्यूड का मतलब बस इतना ही समझो कि जैसे वेक्टर का जब डेफिनेशन कहते हैं हम, तो डेफिनेशन में बोलते हैं कि उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, तो उसी मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जब आप सिंपली ये लिख रहे हो, अगेन ये डाउट किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए, जब सिर्फ ये लिख रहे हैं तो हम एक वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने दो डंडे लगा दिए मॉडुलस वाले, तो हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, या फिर हमने इसके ऊपर अगर एरो शो नहीं किया तो भी हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया था? रिप्रेजेंटेशन में आपको ये बताया कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आई होप अभी तक कुछ ज्यादा हमने मुश्किल चीजें की नहीं है, बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर जल्दी से, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एक एक नंबर के लिए ये सब आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी क्लियर विद द डेफिनेशंस। कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स इन बोर्ड्स। तो छोटा छोटा डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है, और क्वेश्चन में भी फिलहाल यूज हो ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वर्ड से पता चलना चाहिए कि कुछ तो जीरो से लेना देना है, ठीक है। तो इट्स अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, या फिर इधर डेफिनेशन अगर बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट्स इनिशियल एंड फाइनल या फिर टर्मिनल पॉइंट, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो गाइस, तो उस पॉइंट में आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही आ जाएगा, मतलब आप उसमें उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड विल बी जीरो, क्योंकि उसके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है ना, कोई डिस्टेंस ही, मतलब कहने के लिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है दोनों पॉइंट के बीच में। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। एंड ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर हम उसे जीरो वेक्टर कह रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इट्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, इट्स डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, क्योंकि जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो फिर डायरेक्शन का वहां पे कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन का कोई मीनिंग वहां पे बनता नहीं है। ये हमारा जीरो वेक्टर हो गया। अनडिफाइंड, यस, इनडिटर्मिनेट मतलब अनडिफाइंड। देन वी हैव अ यूनिट वेक्टर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसका बहुत बार इसके ऊपर आपको चीजें पूछी जाती हैं। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर is a vector having a magnitude of 1 units, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब सबसे पहली बात, यूनिट वेक्टर मतलब
उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट का। तो किसी भी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, या फिर मान लीजिए फॉर एनी वेक्टर ए बी लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर ए बी, its unit vector is a vector of magnitude 1 यूनिट। मतलब प्रॉपर अगर एक नंबर का डेफिनेशन लिखना पड़ा तो किसी भी ए बी वेक्टर के लिए जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, 1 यूनिट का, एंड its direction will be same as of ए बी वेक्टर। ठीक है, तो आप किसी भी वेक्टर के लिए उसका यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हो। उस केस में उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और उसका जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर का वो ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन का के साथ सेम होगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लो जैसे ए बी वेक्टर के लिए हमको उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर for AB, this is equal to AB लिखोगे आप और उसके ऊपर कैप, ये छोटा सा मतलब एरो लगाओगे कहने के लिए। ठीक है, एरो वाला जो सिंबल होता है ये लगाएंगे हम लोग। इसको हम पढ़ते हैं कैप, इसको हम कैसे रीड करते हैं, कैप बोलते हैं। ठीक है, ए बी कैप। जब ए बी कैप कोई अगर बोलेगा ए बी कैप तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक का मैग्नीट्यूड आप बता सकोगे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट का और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन के उसमें ही होगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है, मान लो इसको अगर कैलकुलेट करना है ए बी कैप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो होता है ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, टोपी। हाँ ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की यहाँ पे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और मैथमेटिकली उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा मान लो एक दो चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, फिर हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक नंबर के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले ये देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब जैसे यूनिट वेक्टर का जब डेफिनेशन पता चल गया, उसका मीनिंग पता चल गया, ठीक है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स का एक प्रॉपर सिंबल होता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, आपको ऑलमोस्ट मतलब पीछे के एक्सरसाइजेस में आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से, आई जे के। ओके, और इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग देखिए, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल ऐसे मानो कि आप यहाँ पे खड़े थे।
आप ओरिजिन पे खड़े हो और आप एक यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो, आप एक यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हो, तो उस केस में उस वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन वाइज, अगर हम डायग्राम वाइज अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक होगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक होगा और आप टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस मूव कर रहे थे, तो ये आपका डायरेक्शन हो जाता है। और अगर उसको हम एल्जेब्रिकली डिनोट करना चाहेंगे तो उस केस में हम लिखेंगे आई कैप, ओके। अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा आईपी, ये आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा या टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा टीपी, और ये डायरेक्शन बताएगा कि हम टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एल्जेब्रिकली अगर हमको इसे रिप्रेजेंट करना पड़ा तो हम सिंपली लिखेंगे आई कैप, ठीक है। और इसी का फायदा क्या होगा कि मान लो कोई कह रहा है कि हमको 2 यूनिट मूव करना है अलोंग द एक्स एक्सिस, 2 यूनिट मूव करना है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उस केस में सब कुछ सेम रहेगा, ये बस हमें जो दिख रहा है जितना इसका मैग्नीट्यूड है, जैसे 1 यूनिट होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड, तो उसको डबल कर देंगे तो वो हमारा 2 यूनिट्स अलोंग द जेड एक्स 2 यूनिट्स अलोंग द एक्स एक्सिस वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हमको है भाई, ठीक है, नहीं वहां पे नहीं लिखा हूं, एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ये सब थोड़ा सा थ्योरी है गाइस, ये स्टार्टिंग में मुझे करवाना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो इस केस में क्या होता है कि मान लो आप एक वेक्टर था ए वेक्टर को हमने के से मल्टीप्लाई किया, मैं अभी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। तो जब हम ए वेक्टर को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा एक वेक्टर ही होने वाला है whose magnitude is k times, मतलब k इंटू ए वेक्टर भी एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा k टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5 यूनिट का, तो k इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k इंटू 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन सेम रहेगा। अगेन डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो डायरेक्शन के ऊपर हम फिलहाल सीधा कमेंट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा, छोटे मोटे कंडीशंस रहेंगे, जैसे कि इफ k इज पॉजिटिव, अगर k पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ ka वेक्टर इज सेम एज ऑफ a वेक्टर, ठीक है। जैसे कि मान लो 2a वेक्टर हुआ, तो 2a वेक्टर में 2 पॉजिटिव है ना, k के जगह पे 2 आ गया, तो उस केस में 2a वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो a वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। अगर वही आपका k नेगेटिव हो जाता है, मान लो आपने -2 वेक्टर किया, तो उस केस में आपका जो डायरेक्शन ऑफ ka वेक्टर होगा दैट विल बी अपोजिट, ठीक है, दैट विल बी अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, ओके। और अगर मान लो एक वो कुछ लोग होंगे कि सर k का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, k का वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, और फिर उस केस में डायरेक्शन अनडिफाइंड रहेगा, क्लियर। अच्छा रोशन, मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी वेक्टर को अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी वेक्टर को आपने मान लो एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अभी फिलहाल यहां पे लिख रहा हूं कि हमको पता है ए वेक्टर जो है दैट इज लेट्स से
5 i कैप प्लस 2 j कैप, 5 i कैप प्लस 2 j कैप। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आपने इस वेक्टर को मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर होगा, ठीक है, ये भी एक वेक्टर होगा, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर का, इसका आप मान लो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हो, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25 प्लस 4 29, तो √29 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जब आप 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे ना, तो 3a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √29, ठीक है, 3 इंटू √29। इसके अलावा वेक्टर है तो हमको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला है कि k पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग आप बता पाओगे। अगर k पॉजिटिव हुआ तो a वेक्टर का डायरेक्शन अगर मान लो नॉर्थ की तरफ था तो 3a वेक्टर का भी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा। लेकिन वही अगर k अगर नेगेटिव था, मान लो -3a वेक्टर की बात करें, तो -3a वेक्टर के केस में क्या होगा कि अगर हमारा ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ था तो -3a वेक्टर का डायरेक्शन हमारा साउथ की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज मैंने यहाँ पे बताई है। क्या ये चीज क्लियर है रोशन? अब yes, only real numbers comes under scalar, ठीक है। सॉरी गाइस, छपरा स्पेशल हुआ है। वाईफाई चला गया पता नहीं कैसे यार। ओके, तो आई वाज सेइंग कि मान लो एक 2D प्लेन, एक XY प्लेन में एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसलिए क्या गया है कि पॉइंट है, ठीक है, इफ अ पॉइंट P, मैं अपना वीडियो थोड़ी टाइम के लिए ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज फोन से कनेक्ट किया है तो इंटरनेट का इशू सकता है, इसलिए, ठीक है, वीडियो इसलिए ऑफ कर रहा हूँ। तो इफ अ पॉइंट is having coordinates, if P is having coordinates x, y, then the position P respect to
टू अ पॉइंट। अब यहाँ पे तो फिक्स उन्होंने ओरिजिन ले, बट ये पॉइंट और भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम ओरिजिन लेकर चल रहे हैं। फिक्स पॉइंट ओ इज ओपी, ठीक है। कोई भी अगर 2D प्लेन में एक पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है x, y। वॉइस लैग कर रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नाउ इज इट, क्या अभी भी लैग कर रहा है या अभी ठीक है? अभी ठीक है, ओके। चलो लेट्स होप कि ये अगले 30 मिनट तक ठीक ही रहे। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि कोई भी पॉइंट अगर P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो उस केस में अगर हम उस पॉइंट का पोजीशन बताना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। अब ये फिक्स पॉइंट जनरली मतलब मैक्सिमम केसेस में ओरिजिन लिया जाता है, बट कुछ केसेस में ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी एक रैंडम पॉइंट P का एक फिक्स पॉइंट से जब हम पोजीशन रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो उस केस में विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तो उस केस में हम उसे ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया O, ये हमारा है वेरिएबल पॉइंट P। तो O से लेके P तक का एक हमको प्रॉपर डायरेक्शन पता चल रहा है ना। O से लेके P तक का हमको एकदम प्रॉपर एक डायरेक्शन पता चल रहा है, और ये डायरेक्शन ओपी वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट कैसे हुआ, ये कह सकते हैं कि हमको x यूनिट मूव करना पड़ा, x यूनिट मूव करना पड़ा x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। x यूनिट मूव करना पड़ा x एक्सिस के अलोंग, तो उस केस में आपका उतना वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप। फिर हमको मूव करना पड़ा y यूनिट्स y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अगर हम एक यूनिट मूव करते हैं y एक्सिस के अलोंग, तो हमारा वेक्टर बनता है j कैप का। तो उस केस में अगर हम y यूनिट्स मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, y इंटू जे कैप, ठीक है। और हमारा ये इनका एडिशन जो रहेगा, क्योंकि हमने x एक्सिस मूव किया, x यूनिट्स मूव किया x एक्सिस के अलोंग और y यूनिट्स मूव किया y एक्सिस के अलोंग, तो इसीलिए हमारा जो वेक्टर OP होगा दैट विल बी x i कैप प्लस y j कैप, ओके। x i कैप प्लस y j कैप, ओके। बस क्या चीज बोला है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट P का एक फिक्स पॉइंट से अगर हम पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे। जैसे इस केस में वो हो जाएगा OP वेक्टर, और इस OP वेक्टर का अगर हम उसका प्रॉपर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहे तो बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स, अगर ये कोऑर्डिनेट मान लो 2,3 था तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। अगर ये 2,3 है, इसका मतलब हमको 2 यूनिट मूव करना पड़ा x एक्सिस के अलोंग और 3 यूनिट मूव करना पड़ा y एक्सिस के अलोंग। तो उस केस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप, ओके। 2i कैप प्लस 3j कैप लिखेंगे, राइट। हर्ष, रूट अंडर तो आता है जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ वेक्टर की बात कर रहा हूं। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ा,
ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो उस केस में तो आपका ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 13, तो √13। ये √13 क्या है, ये मेरा कह सकते हो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ओ से लेके पी तक का नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा √13 यूनिट्स का है। डायरेक्शन हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हुआ, जिसमें हमने डायरेक्टेड लाइन और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के ऊपर डिस्कस किया। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ही हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनिशियल पॉइंट, बी टर्मिनल पॉइंट, डायरेक्शन पता चलता है। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर, AB vector and BA vector have the same magnitude but their directions will be opposite, ये चीज हो गई। उसके बाद हमने टाइप वेक्टर से शुरू किया, जिसमें हमने जीरो वेक्टर के ऊपर पढ़ा, जहां इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम रहता है, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है और उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड रहता है। फिर हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर के ऊपर। यूनिट वेक्टर एक किसी भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और जिसका डायरेक्शन उस ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। ये बस ऋतिक यही लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो है ना, जैसे जीरो वेक्टर ये सब, या कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ये 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, वही चीज रेड में लिखा हुआ है, 1 मार्क्स इन बोर्ड। इसके ऊपर मैंने मैग्नीट्यूड की बात की कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम या तो उसके ऊपर से एरो हटा देते हैं या फिर हम साइड में 2 मॉडुलस वाला वो सिंबल लगा देते हैं, ठीक है ऋतिक। यूनिट वेक्टर के ऊपर डिस्कस करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर हम एक यूनिट वेक्टर की बात करेंगे या उस केस में उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। फिर डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक वेक्टर था, नीचे जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने 5i कैप प्लस 2j कैप, ये मेरा ए वेक्टर था। अब इस वेक्टर को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में जो हमारे पास नया वेक्टर आएगा, नया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो पुराने वाले वेक्टर के केस में कैसे डिपेंड करता है, तो जो कांस्टेंट आपने मल्टीप्लाई किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर चलेगा। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो डायरेक्शन सेम, अगर कांस्टेंट नेगेटिव मल्टीप्लाई किया था आपने तो डायरेक्शन पलट जाएगा। ये डायरेक्शन के ऊपर कमेंट था, मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाएगा। जैसे अगर आपने वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया मैग्नीट्यूड ओरिजिनल मैग्नीट्यूड का 3 गुना हो जाएगा। जैसे इस केस में 5i कैप प्लस 2j कैप था, इसका मैग्नीट्यूड आया √29, तो √29 हमारा जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड था ए वेक्टर का, 3a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 इंटू √29, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। फिर हमने डिस्कस किया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 2D में, और इसका मैंने आपको मीनिंग समझाया कि कोई भी एक पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं, पोजीशन शो करना चाहते हैं, तो हम उस केस में पोजीशन वेक्टर का हेल्प लेते हैं, और पोजीशन वेक्टर से हमको डायरेक्शन पता चल जाता है, और फिर उसी पोजीशन वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। जिस तरीके से ये 2D के लिए था, OP is the resultant vector, ठीक है। OP is the resultant vector और the position vector of P with respect to O। अब इस केस में P का कोऑर्डिनेट्स हमको पता था, और ये पॉइंट P जो था ये 2D में था, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट अगर 3D में होगा, अगर पॉइंट 3D में होगा तो उस केस में क्या चेंज रहेगा। तो देखो यहाँ पे डायग्राम को सबसे पहले ये नीचे की तरफ क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया गया है। आज की क्लास ऐसे थोड़ा फास्ट ही चलेगा बिकॉज बहुत सारी चीजें बहुतों को पता होंगी, जहां नहीं पता होगा प्लीज पूछिएगा। अच्छा, वैसे यहाँ पे इन्होंने वेक्टर लॉ थोड़ा सा यूज किया है। फिलहाल एक पॉइंट P है, पॉइंट P इज इन 3D, ठीक है। पॉइंट P is in 3D with coordinates
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x, y, z, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। तो उस केस में अगर आपको पता है तो हमारा जो विथ रेस्पेक्ट टू, अगेन 2D और 3D में बस अंतर इतना ही होगा कि उस केस में आपका पॉइंट 2D में उसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे और यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट्स उसके पता होंगे। तो उस केस में जो आपका ओपी वेक्टर होता है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है, जैसे कि मान लो 2D में था, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता था। तो उस केस में हमें पता है कि हम इसको, इस वेक्टर का हम वो बता सकते हैं, पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसी पॉइंट पे अब परपेंडिकुलर बना दूं जो आपकी तरफ आ रहा है, बाहर निकल कर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे अभी ये जो रेड कलर की लाइन बनाई थी और ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनाई थी, ये स्क्रीन पे बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि इसी स्क्रीन पे ये जो पॉइंट दिख रहा है P, इस P पे आप एक परपेंडिकुलर लगा रहे हो और वो परपेंडिकुलर बाहर से स्क्रीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। या फिर आप अपना पेन को स्क्रीन पे रख रहे हो और आपका पेन का जो टिप है वो P पॉइंट पे आ रहा है, तो उस केस में जो आपका पेन होगा वो कहने के लिए स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो आपका पेन होगा वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा, वो यहाँ पे z एक्सिस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से जो आपका ओपी वेक्टर बनेगा फाइनली, वहां से जो आपका ओपी वेक्टर बनेगा उसका हमारा वो आपका ये रहेगा, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा, राइट। मीनिंग क्या है, पहले 2D पे देखा हमने, 2D पे उस पॉइंट P का हमने पोजीशन वेक्टर निकाला और फिर उस पॉइंट को, मान लो वो पॉइंट अगर स्क्रीन से बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली, तो z एक्सिस के अलोंग जब बाहर निकल कर आएगा, ठीक है, स्पेस में जब वो पॉइंट बाहर निकल कर आएगा, तो फाइनली हमारा जो नेट पोजीशन वेक्टर होगा 3D में दैट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो वही जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं आई जे और के का, उस पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है, उस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। इस पे मैं एक बार वापस से आऊंगा जब मैं आपको एडिशन लॉ समझा देता हूं, ताकि मैं प्रॉपर्ली ये डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। बट आई थिंक फिलहाल जो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था ये क्लियर हो गया होगा। बाकी इस स्लाइड पे मैं एक बार वापस से आऊंगा, ठीक है। ओके, मीनवाइल थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन छोटा मोटा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सोच सकते हैं। बिकॉज तब से बोल रहा हूँ, बोर हो गए होंगे लोग। चलिए, सबसे पहले किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बताया था, तो आप सबसे क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जल्दी से चैट बॉक्स में आप इसका यूनिट वेक्टर बताइए। अच्छा, बुक में जो है उसका बोल रहे हैं, क्या चीज ऋतिक मैं समझ नहीं पाया,
टाइप ऑफ वेक्टर के ऊपर जो नोट है उसको एक बार बताइए, जो बुक में है। बुक का पीडीएफ अभी तक मैंने शायद डाउनलोड नहीं किया है ऋतिक, एक बार मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। हर्ष थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। शाश्वत अभी दिसंबर में तो फुल सिलेबस एआईटीएस होगा, लेकिन जो दिसंबर वाला जो डेट्स दिया हुआ है ना उसमें 3-3 चैप्टर होंगे, और कौन से चैप्टर्स होंगे वो हम ग्रुप पे मेंशन कर देंगे अभी, ठीक है। जस्ट आफ्टर द क्लास मुझे सौरभ के साथ बात करके हम चैप्टर फिक्स कर देंगे। मैथ्स का तो जहां तक मुझे पता है मैं रखूंगा एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये लेटेस्ट 3 चैप्टर्स है जो एआईटीएस में नहीं आया था। गाइस यूनिट वेक्टर आपको बताना है, इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब देखो सिंपल चीज आपको क्या बताई थी मैंने कि किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ए बी अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिफाइन करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि ये मेरा वेक्टर था ए बी, ये मेरा वेक्टर था ए बी, इसी को हमने लिखा हुआ आई कैप -2 जे कैप, ठीक है। ये क्वेश्चन कर देता हूं, बहुतों को समझ में आ जाएगा, +3 के कैप। अब इसका जब हम मॉड्यूलस कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर लेकर, तो 1 स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 4 13 1 14, तो ये हो गया आपका √14, ये हो गया आपका √14। सो देयरफॉर जो इसका यूनिट वेक्टर होगा उसको तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी के ऊपर कैप लगाकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड। तो फाइनली आपका हो जाएगा आई कैप डिवाइडेड बाई √14 -2 बाई √14 इंटू जे कैप +3 बाई √14 इंटू के कैप, ठीक है। बस इतना करना है। सो रूपाली ठीक है, आदित्य राज सही है, प्रत्युष ने सही किया है, ऋतिक ने √14 सही निकाला था, हर्ष आपने गलत किया था, रोशन ने सही निकाला था, बाकी लोगों का तो रिस्पॉन्स भी नहीं आया है। राकेश जी अगर आप हैं तो इस पॉइंट पे एक बार अटेंडेंस देख लीजिए। प्रत्युष अलग अलग करना जरूरी ऐसे नहीं होता है, मतलब मैथमेटिकली तो उसमें कुछ अलग नहीं होगा, बट फिलहाल क्या होता है ना कि यहाँ से आप वो बता सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया, वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया और जेड एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया, ये हम इधर से इजीली बता सकते हैं। जैसे ये आई कैप बाई √14 हुआ, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 बाई √14 यूनिट्स मूव किया, y एक्सिस z के आगे -2 बाई 14 लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो नेगेटिव y के टुवर्ड्स 2 बाई √14 यूनिट्स मूव किया, +3 बाई √14 की कैप लगा हुआ है, इसका मतलब z एक्सिस के अलोंग वो 3 बाई √14 यूनिट्स मूव किया, ठीक है। तो ये मतलब कि इसलिए अलग अलग कर देना, सेफ साइड में रहोगे, क्या पता कौन किस टाइम पे नंबर काट ले, ओके। कन्हैया लोग कुछ लोगों ने टाइप किया है दिमाग लगाकर, हम उनके भावनाओं को समझ गए थे। ठीक है, तो हमने जीरो वेक्टर डिस्कस कर लिया, हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस कर लिया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ओके। इसके अलावा चलो इसको देख लेते हैं, अभी इसको देखकर हम कंप्लीट करते, और भी कुछ वेक्टर्स बच गए वो हम आगे कर लेंगे। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कितने लोग रह गए वैसे, अटेंडेंस कर गया है, लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं। हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर दो रूल होता है, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ जाते हो तो फिर पैरेललोग्राम लॉ समझना बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, ओके।
एंड अगेन ये भी कर चुके होंगे आप फिजिक्स में, तो एक बार रीड कर लो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, so if two vectors, तो यहां पे नाम दे देते ट्रायंगल का फिलहाल ए बी सी, ठीक है। ये मान लो हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये डायरेक्शन है ऐसे ए से बी की तरफ, फिर ये हमारा हो गया बी सी, ये बी से सी की तरफ बना देते हैं, तो हमारा ये कंसेक्यूटिव साइड हो गया ना। ए बी हमारा पहला साइड है, बी सी हमारा दूसरा साइड है, ए बी और बी सी कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गए। तो जब कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो सम होता है, ये रूल क्या कहता है, इसका जो सम होता है, तो सम मतलब किसकी बात कर रहा है, ये ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर की बात कर रहा है। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तीसरा साइड ट्रायंगल का क्या है, AC है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AC, मतलब अगर आप इस ऑर्डर में चलोगे गाइस, ए बी के बाद बी सी के बाद तो सी आना चाहिए, ए बी के बाद बी सी के बाद सी आना चाहिए इस ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन बोला। अपोजिट डायरेक्शन बोलने के कारण हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी की जगह हम AC लिख देंगे, ठीक है, सी की जगह हम AC लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ओके। इसी को कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। आप इसको ऐसे समझो कि आप ए पे खड़े थे, आप पहले ए से बी की तरफ मूव किए, ठीक है, ए से बी की तरफ मूव किए, फिर आप बी से सी की तरफ मूव किए, तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू द AC वेक्टर, ओके। तो इसको सिंपल से समझने के लिए ये एग्जांपल याद रख सकते हो, you moved from A to B and then आप पहले A से B मूव किए हो, then from B to C मूव किए हो, then the net displacement, जो आपने नेट डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा ना, वो हो जाएगा आपका AC वेक्टर, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका AC वेक्टर, ओके। और इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी रहता है, बट वो क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा। पैरेललोग्राम खत्म कर लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की जो बात कर रहे हैं ना, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग उसे लिया गया है OA एंड OB, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से OA एंड OB, ये हमारे दो एडजेसेंट साइड्स हो गए, और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है O। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो दो एडजेसेंट साइड से, तो उनका जो सम होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। अब एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं, बट कौन सा डायगोनल लेना है, हुज इनिशियल पॉइंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुज इनिशियल पॉइंट इज द सेम एज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। अब जैसे OA वेक्टर और OB वेक्टर दोनों हमारे एडजेसेंट साइड से, तो एडजेसेंट साइड्स का एक पॉइंट कॉमन होता है, यहां पे वो पॉइंट है O, तो इसी पॉइंट से आपको वेक्टर डायगोनल बनाना है, ठीक है। अब डायगोनल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कहने के लिए हमको कहीं ना कहीं अपोजिट साइड्स को कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, तो हमको OA के पैरेलल में, यहां पे OA के पैरेलल में हमको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये मान लो ये हमारा था C, ठीक है, फिर हमने OB के पैरेलल में भी यहाँ पे AC को कंप्लीट कर लिया, राइट।
तो जब आप ये कहने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए तो आप यहां से जो डायगोनल ड्रॉ करोगे, जिस उस डायगोनल का इनिशियल पॉइंट आपका OA और OB के इनिशियल पॉइंट के सेम होना चाहिए, और तब जाकर आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है OC, दैट OC इज द रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। ठीक है, वही जो आपका OC वेक्टर है दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। ओके, ये तो आप समझो बात को कि AC और BC हमने बाद में ड्रॉ किया है, AC और BC हमने बाद में ड्रॉ किया है, हम तो बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ जो पहले से डायग्राम है इसमें पैरेललोग्राम प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन अगर मैं एकदम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो पहले मैंने पैरेललोग्राम के दो साइड्स बनाए, OA और OB एडजेसेंट साइड से विद द कॉमन पॉइंट O, और फिर उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए मैंने डैश्ड लाइन से OA के ऑपोजिट में BC बनाया एंड OB के ऑपोजिट में AC बनाया। तो इस केस में OA और OB का जो रिजल्टेंट होगा, रूल कहता है कि वो होगा आपका OC वेक्टर। ठीक है, OC वेक्टर का इनिशियल पॉइंट OA और OB के इनिशियल पॉइंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको तो फिर उसके बाद सोचने के लिए ऐसे भी सोच सकते थे कि ये B वेक्टर है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री वेक्टर्स के साथ ही डील करते हैं, तो हम OB को उठा के कहीं भी रख सकते हैं प्लेन में, उसी प्लेन में, बस हमारा मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, OB वेक्टर के जितना ही रहना चाहिए मैग्नीट्यूड, और हमारा डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए। तो उस केस में OB वेक्टर और AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारा सेम होगा, तो उस केस में आप देखोगे कि भाई साहब ये भी तो एक ट्रायंगल ही बन गया, OAC, ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें पहले ये साइड लिया, O से A की तरफ गए, उसके बाद A से C की तरफ गए, तो आपका जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट इज OC वेक्टर, जो आपका नेट रिजल्टेंट होगा दैट इज OC वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट यू कैन से एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, बट यस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द डेफिनेशन, बिकॉज हो सकता है आपको 1-2 नंबर के लिए पूछा जाएगा और यहाँ पे लोग गलत कर जाएंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ट्रायंगल लॉ में कहा जाता है कि अगर ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड्स को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो हम तीसरे साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन जब बात होती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये कहता है कि अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को हम दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो डायगोनल के बराबर होगा, और उस डायगोनल का इनिशियल पॉइंट हमारे ओरिजिनल दो एडजेसेंट साइड्स के इनिशियल पॉइंट के बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड को ध्यान से याद रखिएगा लिखने के लिए, ये स्टेटमेंट पे ही जाकर आपको नंबर मिलेंगे। लोग पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर ट्रायंगल लॉ समझ तो जाते हैं, लेकिन डेफिनेशन लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, सो टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। हाँ, अभी ये इस पार्ट की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे क्यों आना चाहता था मैं दोबारा से, देखो इसको अगर ध्यान से देखोगे गाइस, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, O ये मान लेते पॉइंट है M और ये पॉइंट है N। ठीक है, तो पहले आप O से M की तरफ मूव किए, फिर आप M से N की तरफ मूव किए। ठीक है, तो ये कहने के लिए ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड्स हो गए। अब ये अगर ये ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड्स हो गए, तो उस केस में इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, इन दोनों का जो एडिशन होगा, आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा? ON वेक्टर, वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस ON, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ON इज द रिजल्टेंट, ON इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका? OM का, ON vector is the resultant of OM vector and MN vector। ठीक है, फिर आप ऐसे देखो कि ON आपका एक वेक्टर है, फिर N से स्क्रीन के बाहर P निकल कर आ रहा है, N से स्क्रीन के बाहर P निकल कर आ रहा है, तो वो मेरा दूसरा वेक्टर हो गया। तो अगेन ये तो एक ट्रायंगल फॉलो कर रहा है ना, दिस इज इन 3D गाइस, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ON जो है वो स्क्रीन पे ड्रॉ किया गया है, ON स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन जो P पॉइंट है ना
वो पी पॉइंट कहने के लिए मतलब एन से, मान लो आपके सर की तरफ बाहर निकला है पी पॉइंट पे, आपके सर पे पी पॉइंट है और एन पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में एनपी वेक्टर जो है वो ओ एन के बाद एनपी आया, वो ट्रायंगल का ही कंसेक्यूटिव साइड फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल का ही कंसेक्यूटिव साइड फॉलो कर रहा है। तो पहले आप ओ से एन की तरफ आए, फिर आप एन से पी की तरफ गए, तो आपका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा उस केस में ओ एन और ओपी का, ठीक है। ये जो ओपी है ना यहाँ पे, दिस ओपी इज द रिजल्टेंट ऑफ, दिस ओपी इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका, ओ एन का एंड एनपी का, ठीक है। अगेन ट्रायंगल लॉ से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, ओके। अगेन इसको हम ट्रायंगल लॉ से रिलेट कर रहे हैं, ओके। तो ये ओ एन वेक्टर, ये एनपी वेक्टर, इसी का रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, ओपी वेक्टर, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो गाइज यहीं पे क्लास खत्म हो रही है, ओके। ऋतिक चाहता है कि मैं एडिशन लॉ फिर से एक बार बताऊं, तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। मीनवाइल अगर आप में से कोई भी अब लीव करना चाहते तो यू कैन लीव, मैं बस एडिशन वाला पार्ट को रिपीट करूंगा, ठीक है। ओके ऋतिक, देखो एडिशन लॉ क्या कहता है, एक बार रीड कर लो। If two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle, then their sum is represented by the third side of the triangle but in opposite direction. ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स, एक ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड्स को अगर आप दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा ना, वो तीसरे साइड के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे मानो यहाँ पे जो लिखा है ना ब्लैक कलर से, यू मूव फ्रॉम ए टू बी, आप ऋतिक मान लो पहले ए पे खड़े थे, आप ए से बी की तरफ मूव किए, ठीक है। फिर आप बी से सी की तरफ मूव किए, तो क्योंकि आप ए से बी की तरफ मूव किए, तो एक प्रॉपर उसमें कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, डिस्प्लेसमेंट वहां पे हमको पता है, और क्योंकि डायरेक्शन भी पता है, तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया ए बी। सिमिलरली बी से सी की तरफ मूव किया, तो वहां पे भी आपको पता है कि आपने कितना मूवमेंट किया, और साथ ही साथ आपका डायरेक्शन भी यहाँ पे क्लियर है, तो ये भी एक वेक्टर हो गया। अब कहने के लिए ये ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड्स की तरह हम आराम से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ए बी वेक्टर मेरा ट्रायंगल का पहला साइड है, बीसी वेक्टर उसी ट्रायंगल का दूसरा साइड है। तो इस केस में इन दोनों साइड्स का जो सम करेंगे ना, अगर हमको ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर करना पड़ा, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट निकले, तो वो हो जाएगा एसी वेक्टर के बराबर, ठीक है। एसी वेक्टर में ए क्या है, जब आप शुरुआत किए थे तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, और सी क्या है, आप जब टोटल मूवमेंट कर लिए तो आपका फाइनल पॉइंट क्या है। तो वही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वही आपका वेक्टर ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। तो सर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए? नहीं नहीं, कैसा भी हो सकता है, मैंने राइट एंगल तो ऐसे भी नहीं बनाया, थोड़ा सा 90 से कम है ये, बट मान लो कि मैंने आंख बंद किया और इस तरीके से कुछ ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ऐसा बन गया। अभी आपको इक्विलेटरल लग रहा होगा तो ये ए, ये बी, ये सी, आप पहले ए से बी की तरफ मूव किए, बी से सी की तरफ मूव किए, तो इस केस में भी जो आपका नेट रिजल्ट होगा ना, वो इसके बराबर होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और इसका डायरेक्शन कोसाइन वगैरह क्या क्या है, वो सब चीज आगे देखोगे, बट फिलहाल जो ट्रायंगल लॉ कहता है ना, वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों साइड या इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है ऋतिक? यस सर। अब इसी के ऊपर है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां पे ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि अगर एक पैरेललोग्राम का अगर आप कोई भी दो एडजेसेंट साइड लेते हो और वो दो एडजेसेंट साइड्स को अगर आप दो वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, OA लिया एक साइड, OB लिया दूसरा साइड, इन दोनों को मैंने दो वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में फिर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए देखो ये AC ड्रॉ किया और ये BC ड्रॉ किया,
तो ये मेरा OACB एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कहता है कि OB वेक्टर और OA वेक्टर अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इस केस में जब आप इनका समेशन करोगे ना, तो इसका समेशन जो होगा दैट इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हो सकते थे, जैसे इस केस में OC भी हो सकता था और इस केस में AB भी हो सकता था। तो उसमें से कौन सा डायगोनल लेना है जिसका इनिशियल पॉइंट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका इनिशियल पॉइंट आपके दोनों गिवन वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमने OA एंड OB लिया था, तो OA और OB का इनिशियल पॉइंट क्या है, O है। तो आपका जो डायगोनल वेक्टर आप बनाओगे वो O से शुरुआत होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने AB को पिक नहीं किया, हमने OA को पिक किया, राइट। ये कहता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसी को इस डायग्राम को देखो, ये जो बना हुआ है प्रॉपर। अब आपको पता है, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो कि हम वेक्टर जो होता है ये फ्री वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर्स क्या है कि आप उसको उठाकर उसी प्लेन में रख सकते हो कहीं और पे। बस दो चीजें ध्यान में होती है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, मतलब ये OB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहना चाहिए, और OB का डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे अगर OB नॉर्थ की तरफ है तो आप उसको मूव करके कहीं भी रखोगे तो उसका डायरेक्शन अभी भी O से B जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में ये OB वेक्टर जो है, ठीक है, या OB और AC तो कहने के लिए ऋतिक पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड ही है। तो अगर ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं तो इक्वल होते हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड तो वहां पे सेम होगा। और साथ ही साथ ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल है। अब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन भी क्या होगा, वहां पे सेम होगा, ठीक है। सो OB वेक्टर को उठा के मान लो आपने AC वेक्टर पे रखा, या OB को उठा के आपने AC पे रखा, तो कहने के लिए OA आपका ट्रायंगल का पहला साइड बन गया, फिर AC आपका ट्रायंगल का दूसरा साइड बन गया। तो ये ट्रायंगल लॉ पे भी हो गया ना, ट्रायंगल लॉ के साथ रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका नेट रिजल्टेंट होगा, या आप OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर करोगे, तो OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर आपका किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा OC वेक्टर के। और ये आपका OC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर होगा वो ट्रायंगल लॉ से आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, जहाँ पे A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये आप चाहो तो इसको रिलेट बहुत इजीली कर सकते हो ट्रायंगल लॉ के साथ, ठीक है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चलता है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये चलेगा, और अगर आप रिलेट करना चाहो ट्रायंगल लॉ के साथ तो बिल्कुल कर सकते हो, समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्लियर है या अभी भी कुछ पूछना है ऋतिक? बाकी लोग आपको भी कुछ पूछना है तो बताइए, ठीक है। तो फिर ठीक है, यहीं पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की मैंने, जल्दी जल्दी डिस्कस किया यार, क्योंकि बहुत चीजें फिजिक्स में लोग पढ़ चुके रहते हैं, ठीक है। प्रत्युष ने क्वेश्चन है, विच आर द 3 चैप्टर्स विच आर कमिंग फ्रॉम AITS। पहले स्लाइड पे चलते हैं। मैथ्स का तो मुझे पता है बिकॉज मुझे प्लान करना होगा। तो देखो प्रत्युष, मैथ्स में आई थिंक जो लास्ट AITS हुआ था ऑफलाइन, उसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तक था ना, तो इसीलिए अब जो रखेंगे उसमें मैं रखूंगा एरिया अंडर कर्व प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ये हमारे रिसेंट लेटेस्ट चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहीं पे फिर क्लास को एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। हो सकता है मैं कल के दिन में क्लास रखूंगा to complete talk as soon as possible and I'll inform you guys on the group, ठीक है। एक छोटा सा क्लास कल हम दिन में रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन तो मेरी 3 क्लासेस यहाँ पे कट रही हैं। सर दिसंबर में 2 बार टेस्ट है। नहीं शाश्वत,
या तो ये डेट होगा या फिर ये डेट होगा। ये मतलब हमने ये शायद मंडे ट्यूसडे वेंसडे है या ये ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। 25 तारीख को तो छुट्टी है, तो हम देख लेंगे अगर कोई हॉलीडे नहीं पड़ रहा है इन 3 दिनों में तो हम दोनों में से कोई एक डेट रख सकते हैं। अनाउंसमेंट आज डाल देंगे, बट एक चीज क्लियर है, दोनों में से कोई एक ही होगा और हर दिन आपके एक दिन फिजिक्स का टेस्ट होगा, एक दिन केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, एक दिन मैथ्स का टेस्ट होगा, 3 चैप्टर्स का प्रॉपर मतलब सब्जेक्टिव होगा। ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, प्रॉपर बोर्ड्स लेवल पे रहेगा और बोर्ड्स का सिलेबस ही रहेगा। ओके, ऑफलाइन का नहीं, ऑफलाइन चलेगा। 25 को प्रत्युष का बर्थडे भी है तो 24 को उसको पीट भी लेंगे। ऐसे भी मैं प्रत्युष या भाई, प्रत्युष यार बहुत डिसअपॉइंट किया इस बार, टेस्ट में टॉप करना है आपको, ठीक है, बहुत डिसअपॉइंट हुआ। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, एंडिंग द सेशन हियर।